नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और प्राचीन भारत के इतिहास की जो स्पेशल सीरीज हम आपके लिए यहाँ पर चला रहे हैं, उसका आज हम यहाँ पर पार्ट डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद काल का। और इससे पहले हम आपको 3 पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं। पहले पार्ट में कराया था आपको हमने सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा आया था वीडियो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड, और तीसरा था आपका बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का। तो ये तीनों वीडियो हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इनको देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और वीडियो को सभी लोग ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि महाजनपद काल, इसका जो समय यानी कि जो टाइम पीरियड है ये क्या है। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये आता है महाजनपद काल के अंतर्गत। महाजनपद काल क्या है तो देख लीजिएगा। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। किसको कहते थे? जो राज्य होते थे, प्रशासनिक इकाई जो होती थी, उनको यहाँ पर महाजनपद काल के नाम से जाना जाता था। और उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। और अगर बात करें तो बौद्ध ग्रंथों की, तो बौद्ध ग्रंथों में इनका जो है कई बार उल्लेख हुआ है। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से निकाय में? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस निकाय में दिया गया है, तो आपका आंसर वहाँ पर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि 16 महाजनपद जो हैं वो कौन कौन से हैं। डिटेल में हम उनको यहाँ पर बता देते हैं कि कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप इसकी जो है नक्शे में, इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा जनपद कहाँ पर स्थित है। तो चलिए इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 महाजनपद जो हमने आपको यहाँ पर बताए हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इनमें अगर बात करें तो पहला आ जाएगा यहाँ पर मल्ला हुआ, ठीक है। मल्ला हो गया, ये व्रजी हो गया या इसी को वज्जी भी बोलते हैं। काशी हो गया, ठीक है। उसके बाद मगध होता है आपका, फिर आ जाएगा अंग हो गया, फिर आ जाएगा आपका वत्स हुआ, चेती हुआ, अवंती हो गया, ठीक है। अशाका हो गया, फिर आ जाएगा आपका मत्स्य, सूरसेन, कुरु के बाद आ जाएगा यहाँ पर पांचाल, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर कौशल हो गया, ठीक है। इसके बाद ये आपका वत्स तो हो ही गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कंबोज हो गया, और ये हो गया आपका गांधार। तो इस तरीके से ये सब अगर यहाँ पर हम जोड़ देते हैं तो ये कुल मिलाकर के 16 महाजनपद यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। चलते हैं आगे। अब इनसे बनने वाले प्रश्न भी देख लेते हैं कि किस तरीके से महाजनपद काल में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पूछा गया है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पाली ग्रंथों में जो गांव के मुखिया होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था। तो उनको बोला जाता था भोजक, भोजक बोला जाता था, या ग्राम भोजक इनको बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था अवंतिका। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? अवंतिका इसका प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर बताना है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो ये थे महापद्मनंद। महापद्मनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको नंद वंश का संस्थापक यहाँ पर जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो पहला विदेशी आक्रमण जो किया गया था ये किया गया था ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा जो है भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा।
सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो किस शासक को जो है यहाँ पर कुड़िक की यहाँ पर उपाधि दी गई है? तो ये कहा जाता था अजात शत्रु को। किसको कहा जाता था? अजात शत्रु को हर्यक वंश में जो है कुड़िक के नाम से जाना जाता था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये की थी उदयन ने। उदयन नामक का जो एक शासक था, इसने जो है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये जो है कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बेबीलोन में। कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु? बेबीलोन में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस या इसी को पुरु भी कहा जाता है, तो पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिकंदर महान एवं पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने जो तट थे उन पर अपना पड़ाव डाला था? तो ये डाला था झेलम नदी के किनारे। झेलम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृदभांड या इसी को पॉटरी भी बोला जाता है, तो किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ये माना गया है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन का। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर प्रतीक माना गया है भारत में द्वितीय नगरीकरण का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मगध की जो प्रथम राजधानी थी ये कौन थी? तो ये थी गिरिव्रज या इसी को राजगृह भी बोला जाता है। ठीक है, तो मगध की राजधानी क्या हो जाएगी? राजगृह। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस शासक के द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये किया गया था उदयन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा इसको जो है राजधानी के रूप में चयनित किया गया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो अभी हमने आपको बताया था कहाँ पर उपलब्ध है, तो ये है अंगुत्तर निकाय में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये था घनानंद। कौन हो जाएगा आंसर? घनानंद इसका सही आंसर हो जाएगा कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 6ठी सदी में। 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो ये था नंद वंश का। किसका शासन था? नंद वंश का। अगला है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत का शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? तो ये था मगध। जो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था वो था मगध। अगला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये था घनानंद। घनानंद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नंद वंश का अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम सम्राट कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। चलते हैं आगे। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके सामने डिस्कस किए महाजनपद काल से। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।